जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आप अपना सीएमए फाउंडेशन जून 24 एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आप लोग स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे सोर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जहां से क्वेश्चन पेपर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सीएमए स्टूडेंट्स के लिए ई बुलेटिन जो रिलीज किया जाता है बाय ICMAI बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें दिए गए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट होते हैं कि मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन पेपर आपका उनमें से बने। तो आज हम पेपर नंबर 1 दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के फरवरी रिलीज के ई बुलेटिन के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वन। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बताओ, आप बताओ। विच इज लॉफुल? नो। Which is invalid? No. Which is valid so long it is not avoided by the party entitled to do so? Answer is yes. D तो हो ही नहीं सकता। तो voidable contract क्या होता है बच्चों? voidable contract मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो void भी कर सकती है, चाहे तो valid भी रख सकती है। जब तक वो void नहीं करती है तो valid ही माना जाता है। तो यही लिखा है C पॉइंट में, राइट? तो आंसर इज C। देख लो बच्चों, आंसर है आपका C। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल एंड प्रपोजल इज। एडवर्टीजमेंट फॉर सेल और प्रपोजल यानी कि ऑफर में क्या डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता है क्या बेटा? बिल्कुल मैम, एडवर्टीजमेंट फॉर सेल होती है हमारे इनविटेशन टू ऑफर और प्रपोजल हम होता है हमारा ऑफर। तो दोनों में डिफरेंस तो होता है। आंसर देखो आप, कोई डिफरेंस नहीं होता, नो। अब बी में क्या लिखा है? दैट अ प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस एज सुन एज द पार्टी टू हुम इट इज मेड एक्सेप्टेड बट एन एडवर्टाइजमेंट डज नॉट। द आंसर इज बी। क्या लिखा है कि एडवर्टीजमेंट फॉर सेल इन्विटेशन टू ऑफर होता है, सामने वाली पार्टी रिस्पॉन्ड करके हमें ऑफर देती है, वेयर एज ऑफर का जो रिस्पॉन्स देती है पार्टी वो एक्सेप्टेंस होता है। तो ऑफर तो जैसे दिया जाता है सामने वाली पार्टी चाहे तो उसे एक्सेप्ट कर सकती है, पर इन्विटेशन टू ऑफर में ऐसा नहीं होता। इन्विटेशन टू ऑफर के रिस्पॉन्स में ऑफर दिया जाता है, राइट? तो आंसर इज बी। सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। सी कह रहा है कि एवरी केस विल बी व्यूड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, नो, एंड नन ऑफ दिस इज आल्सो नो। सो आंसर है आपका बी दैट अ प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस एज सुन एज द पार्टी टू हुम इट इज मेड इज एक्सेप्टेड बट इन एन एडवर्टाइजमेंट इट डज नॉट हैपन, राइट? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। इन अ बुक डिपो अ कैटलॉग ऑफ बुक्स एंड लिस्टिंग द प्राइस ऑफ ईच बुक। तो अगर एक कैटलॉग है, एक बुक गिवन है, एक पूरी डिटेल, एक लिस्ट गिवन है, कैटलॉग आप कह सकते हो, लिस्ट गिवन है जहाँ पे प्राइस की डिटेल गिवन है, बुक्स के नाम गिवन है, प्राइस की डिटेल गिवन है, और ये लिखा है कि ये बुक कहाँ मिलेगी, कौन से काउंटर पे मिलेगी, कहाँ पे लिख रखी हुई है। तो ये हमारा क्या है? क्या ये हमारा ऑफर है? इन्विटेशन टू ऑफर है? इन्विटेशन टू विजिट बुक शॉप है या कुछ भी नहीं है? तो बेटा दिस इज इन्विटेशन टू ऑफर। आप बुक स्टोर में जाओगे, वो लिस्ट देखोगे, वहां से बुक सेलेक्ट करोगे, काउंटर पे जाओगे तो आप ऑफर दोगे, अभी दुकान वाला देखेगा एक्सेप्ट करना है कि नहीं। सो दिस इज इन्विटेशन टू ऑफर, हेंस आंसर इज ए। अभी आप बुलेटिन में देखेंगे तो आंसर आपको सी मिलेगा, मॉडल में भी आंसर सी मिलेगा, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। बुलेटिन के हिसाब से जाएं तो आंसर सी है, बट मेरे अकॉर्डिंग आंसर शुड बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अ कैटलॉग ऑफ गुड्स ऑफ अ कंपनी फॉर सेल अ सीरीज ऑफ ऑफर्स बट ओनली एन इन्विटेशन फॉर ऑफर्स। यहाँ पे आपका सेल के बाद ब्लैंक है, तो अ कैटलॉग ऑफ अ गुड्स ऑफ अ कंपनी फॉर अ सेल डैश अ सीरीज ऑफ ऑफर्स बट ओनली एन इन्विटेशन टू ऑफर्स। तो कैटलॉग क्या होता है? ऑफर थोड़ा ना होता है, इन्विटेशन टू ऑफर होता है। तो इसमें आप लिखोगे इज नॉट अ सीरीज ऑफ ऑफर्स बट ओनली एन इन्विटेशन टू ऑफर। आंसर है आपका बी, राइट? तो आंसर है बी, इज नॉट, राइट? चलिए नेक्स्ट देखेंगे एन ऑफर डज नॉट लैप्स। ऑफर लैप्स नहीं होता है कब? इफ द ऑफरर डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस। अरे नहीं मैम, अगर एक्सेप्टेंस से पहले ऑफरर की डेथ हो जाती है तो ऑफर तो लैप्स हो जाता है। द ऑफरी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस, जब ऑफरी की डेथ हो गई तो एक्सेप्ट कौन करेगा? तो ऑफर लैप्स हो ही जाएगा। सी है एक्सेप्टेंस इज मेड बाय द ऑफरी इन इग्नोरेंस ऑफ डेथ ऑफ द ऑफरर। आंसर इज यस। अगर ऑफरी को नहीं पता और वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तब ऑफर लैप्स नहीं होता है। आंसर है आपका सी। देखो, तो अगर ऑफर ने एक्सेप्टेंस कर लिया पर उसे डेथ के बारे में पता ही नहीं था तो अब ऑफर लैप्स नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इज कंप्लीट। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कब कंप्लीट होती है? जब बात बोली जाती है, नो। जब ऑफर बोला जाएगा, नहीं, नो। जब ऑफर सुन लिया जाएगा और समझ लिया जाएगा तब ऑफर कंप्लीट माना जाता है। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग।
जब ऑफर सुन लिया जाएगा और समझा नहीं जाएगा, नो। तो जब ऑफर सुन लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा, तो आंसर है सी। पर यहाँ क्वेश्चन में ना एक मिस्टेक है, यहाँ ऑफर री होना चाहिए। जब ऑफर री ऑफर को अच्छे से सुन लेगा, समझ लेगा, तभी ऑफर कंप्लीट माना जाएगा। डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। कोई और पर्सन सुनेगा तब तो ना ऑफर कंप्लीट माना जाएगा। तो आंसर है आपका सी, हर्ड एंड अंडरस्टूड बाय ऑफर री होना चाहिए। देयर इज मिस्टेक इन फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, with regard to contractual capacity of a person. Contractual capacity of a person means person should be capable of contracting. माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनसाउंड माइंड के बारे में बात कर रहे हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये पूछ रहा है। अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नेवर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। नो, हमने पढ़ा था कि जब एक पर्सन साउंड माइंड का होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, जब अनसाउंड का होता है तब नहीं हो सकता। A person of unsound mind can enter into contract. आगे देखते हैं। A person who is usually of unsound mind can enter into contract when at the time of entering a contract of sound mind. Yes. ज्यादातर unsound mind का रहता है, पर जिस टाइम sound mind का उस टाइम contract कर सकता है। A person who is occasionally of unsound mind can contract, although at the time of making the contract he is of unsound mind. Obviously no. So most appropriate answer है बच्चों C. आइए देखते हैं। सी आंसर है हमारा। अ पर्सन हु यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, जो ज्यादातर अनसाउंड माइंड का है, ज्यादातर उसका माइंड ठीक नहीं रहता है, पर जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो साउंड माइंड का है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। राइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, वाइल ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसी। प्रोमिसी की जब आप कंसेंट ले रहे हो तो चुप रहना जहां पे आपकी ड्यूटी थी बोलना, क्या माना जाता है? फ्रॉड। क्या चुप रहना फ्रॉड माना जाता है? मैं आपको अपनी कार सेल कर रही हूँ, मैं नहीं बताती हूँ कि कार में एक्सीडेंट हो चुका है पहले, तो क्या ये फ्रॉड है? नहीं। पर दो सिचुएशन में मेरा चुप रहना फ्रॉड होता है। पहला, मेरी ड्यूटी है बताना, क्योंकि आप में और मुझ में ट्रस्ट का रिश्ता है, मैं आपके टीचर हूँ, आप ट्रस्ट करते हो, तो मेरी ड्यूटी है बताना, फिर भी मैं चुप रहती हूँ तो फ्रॉड है। दूसरा, जहाँ पे आप मेरे चुप रहने को मेरा बोलना मान रहे हो, आपने बोला मैम ये कार का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, फिर भी मैं चुप हूँ, तो आप कहोगे कि मैम अगर आप चुप रहे तो मैं मान लूंगा कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो आप मेरे चुप रहने को मेरा बोलना मान रहे हो। इन दैट केस मेरी ड्यूटी बनती है कि मुझे आपको बताना है कि नहीं बेटा ये कार एक्सीडेंट हो चुका है इसका। राइट, तो फर्स्ट केस जहाँ पे आपकी ड्यूटी है बोलना, इन दैट केस अगर आप चुप रहते हो तो वो फ्रॉड माना जाता है। तो आंसर है आपका डी, फ्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ए ने थ्रेटन किया, ए ने धमकी दी टू कमिट सुसाइड। ए ने बोला मैं सुसाइड कर लूंगा, किसको? अपनी वाइफ को। ए ने एक धमकी दी अपनी वाइफ को कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर तुमने मेरे भाई को ये प्रॉपर्टी नहीं दी तो। वाइफ ने इस डर से प्रॉपर्टी पे साइन कर दिए, सेल डीड पे साइन कर दिए। तो अब इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है बेटा? कोवर्जन। धमकी दे रहा है वो, सुसाइड करना, और सुसाइड की धमकी देना भी कोवर्जन है। ठीक है, सामने वाले को डराना, धमकाना, और अनलॉफुली कोई चीजें डिटेन कर लेना, कब्जे में कर लेना, या फिर कब्जे में करने की धमकी देना, ये सब क्या होते हैं? कोवर्जन होते हैं। तो यहाँ पे ए ने कोवर्जन किया है, हेंस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। ठीक है, वॉइडेबल तो है, पर क्यों है? कोवर्जन की वजह से। तो आंसर है बी। राइट, आइए देखते हैं। आंसर है आपका बी, वॉइडेबल ड्यू टू कोवर्जन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज विडिएटेड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसपे अनड्यू इन्फ्लुएंस घुसा हुआ है, शामिल है, इज डिक्लेयर्ड एज। अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रेजेंट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल, है ना। फ्री कंसेंट वाले कोई भी पॉइंट अगर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ऐसा कुछ भी होता है, मिस्टेक, कोवर्जन, इन पांचों में से कुछ भी होता है, देन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। मिस्टेक के केस में थोड़ा सिचुएशन अलग होती है, बाकी चारों में कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटली वॉइडेबल। राइट, तो आंसर है आपका डी। देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट है आपका एक्टिव कंसीलमेंट इफेक्ट, सेकेंड प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, थर्ड ब्रीच ऑफ ड्यूटी जिससे एक पर्सन को एडवांटेज हो रहा है दूसरे के ऊपर, फोर्थ है इंड्यूसिंग मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, जानबूझ के सामने वाले को गलत फहमी में लाना किसी इंपॉर्टेंट बात के रिगार्डिंग। अभी आप बताओ इनमें से फ्रॉड कौन सा है? तो बेटा फ्रॉड की अगर आप डेफिनेशन देखोगे ना तो उसमें लिखा है जानबूझ के किसी बात को छुपाना और वादा करना विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, ये दोनों फ्रॉड में आते हैं। तो आंसर है आपका 1 और 2। क्लियर?
आइए, तो आंसर है आपका 1 and 2। बाकी के पॉइंट्स आपके मिस रिप्रेजेंटेशन के हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे फैक्टर्स विचिएटिंग द कंसेंट। तो हमने बोला था फ्री कंसेंट होने चाहिए, इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कंसेंट फ्री नहीं रहती, जिससे कंसेंट अफेक्टेड होती है, बताओ जी। आंसर है ऑल ऑफ दीज, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, सब होते हैं। तो आंसर है आपका डी है ऑल ऑफ दीज। ग्रेट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन, आपने कोई गलत बात बोली, हालांकि आपको ठीक लगती थी, मतलब आपने जानबूझ के गलत स्टेटमेंट पास नहीं किया, गलती से आपसे गलत स्टेटमेंट पास हो गई। तो मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स अनवारंटेड असर्शन, ऐसा असर्शन, ऐसा स्टेटमेंट जो आपने दिया है उसका आपके पास भी सबूत नहीं है कि ये सच्चा है कि झूठा है, पर आपको लगता है सच्चा है। सो दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव, आपने कोई अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की है पर आपका मकसद नहीं था सामने वाले को परेशान करना, ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन है। गलती से आपने मिस्टेक कर दी, ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये तो सीधा डायरेक्टली मिस रिप्रेजेंटेशन का डेफिनेशन था। इफ अ पार्टी स्टैंड्स इन फिड्यूशरी रिलेशन, फिड्यूशरी मतलब ट्रस्ट का रिश्ता है, अगर दो लोगों में ट्रस्ट का रिश्ता है, जैसे फादर सन, मदर डॉटर, और आपका टीचर स्टूडेंट, इन दैट केस एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या डोमिनेट नहीं कर सकती? नो। कैन डोमिनेट द विल? यस। ट्रस्ट शुड बी मेंटेन, ऐसा आपने पढ़ा नहीं है, होता है, बट वैसे पूछा है इफ अ पार्टी स्टैंड्स इन फिड्यूशियल रिलेशन टू अदर ही कैन नॉट डोमिनेट, नो, ही कैन डोमिनेट, यस। तो आंसर है बी। कभी कभी ना आंसर हमें दो सही लगते हैं, तो ज्यादा करेक्ट कौन सा है वो आपको देखना होता है। तो आंसर है यहाँ पे बी। देखेंगे आप, आंसर है बी। एक पार्टी दूसरे पार्टी पे अगर ट्रस्ट करती है तो जिस पे ट्रस्ट किया जाता है वो विल को डोमिनेट कर सकता है। अगर मान लो मदर पे सन जो है वो ट्रस्ट करता है तो मदर चाहे ना तो अपने बच्चे का माइंड डाइवर्ट करा सकती है ना, डोमिनेट कर सकती है उसके विल को, उसे अपने हिसाब से चला सकती है। नेक्स्ट देखेंगे, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन की इच्छा को डोमिनेट कर सकता है, मतलब अपने हिसाब से चला सकता है, अगर उसकी रियल या अपरेंट अथॉरिटी है, फिड्यूशियरी रिश्ता है, दोनों है। आंसर है सी। अगर एक पर्सन की दूसरे पर्सन के ऊपर कोई अथॉरिटी है, जैसे टीचर स्टूडेंट हो गया, या फिर आपका फादर और सन हो गया, फादर की अथॉरिटी है, या फिर ट्रस्ट का रिश्ता है, राइट, दोनों ही केसेस में डोमिनेट कर सकता है विल को। तो आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बोथ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट विच इन फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर दोनों पार्टीज को लगता है कि भैया ये चीज एग्जिस्ट करती है पर एक्चुअली में वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो एग्रीमेंट क्या होगा? बेटा वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, म्यूचुअल मिस्टेक है दोनों को, तो अग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा, राइट। दोनों ही पार्टी को गलती है ना, वैसे भी बायलैटरल मिस्टेक अग्रीमेंट इज वॉइड, वैसे भी जब एग्जिस्ट करता ही नहीं है मैटर तो कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करोगे, राइट। तो अग्रीमेंट इज वॉइड। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पार्टीज को अपनी कंसेंट देनी है, हाँ। कंसेंट फ्री होनी चाहिए, हाँ। दोनों चीज होनी चाहिए, कंसेंट होनी भी चाहिए, फ्री भी होनी चाहिए। तो आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, राइट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं? अग्रीमेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, पार्टीज की कंसेंट होनी चाहिए, कंसेंट शुड बी फ्री, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होने चाहिए, पार्टीज कैपेसिटी में होनी चाहिए, माइनर अनसाउंड माइंड या डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए, है ना। तो आपको उनमें से कोई एक पॉइंट के ऊपर आया हुआ है कि कंसेंट शुड बी फ्री। तो आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन बोथ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट या बोथ द पार्टीज टू अग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू एन अग्रीमेंट। अगर दोनों पार्टीज को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के बारे में गलतफहमी है, ठीक है, तो अग्रीमेंट इज, बताओ जी, अग्रीमेंट इज वॉइड, म्यूचुअल मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक, दोनों ही पार्टी को गलतफहमी है, अग्रीमेंट इज कंप्लीटली वॉइड। मार्क कर लेंगे। आंसर देखो आप, अग्रीमेंट इज कंप्लीटली वॉइड। आपने पढ़ा है बायलैटरल मिस्टेक के केस में दोनों ही कंसेंसस ही नहीं है, बोथ पार्टीज शुड अंडरस्टैंड द सेम थिंग इन द सेम सेंस, वो नहीं हो रही है, अग्रीमेंट इज कंप्लीटली वॉइड। नेक्स्ट देखो, इन एन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द टर्म कंसेंसस एड आइटम, अभी तो बताया
कंसेंसस एट आइटम मीन्स बोथ द पार्टीज शुड अंडरस्टैंड द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मैं जो कहना चाह रही हूँ वो उसी तरीके से आप समझो जैसा मैं कहना चाह रही हूँ, राइट? तो पार्टीज अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, आंसर इज सी। डायरेक्टली आंसर गिवन है आपको, सो करेक्ट आंसर इज, आप देखोगे सी है, पार्टीज अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, टू प्रूव अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस को साबित करने के लिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब अगर एक पार्टी का दूसरी पार्टी पे डोमिनेशन चलता है, अगर रिलेशन ऐसा पार्टीज के बीच में कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो इसे हम कहते हैं पार्टीज के बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस है। तो सपोज राम ने श्याम पे अनड्यू इन्फ्लुएंस किया बिकॉज राम वॉज द डॉक्टर एंड श्याम वॉज द पेशेंट, राइट? तो डॉक्टर और पेशेंट में ट्रस्ट का रिश्ता होता है, पेशेंट डॉक्टर की सारी बात मान के चलेगा, बिल्कुल। तो इसी वजह से राम ने श्याम को इन्फ्लुएंस किया है। श्याम को बाद में रियलाइज होता है कि मेरे को राम ने इन्फ्लुएंस किया है, तो श्याम कोर्ट में जाता है। जो कोर्ट में जाके केस फाइल करता है उसे हम बोलते हैं प्लेंटिफ। तो श्याम इज द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि भाई सामने वाले का मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस था और उसने इसको यूज किया है अपने फायदे के लिए। प्रूव करेगा ना श्याम? तो बस यही लिखा है, द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट कौन होता है? जिसके ऊपर केस किया है, वॉज इन द पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट ने यूज किया है वो पोजिशन अनफेयर बेनिफिट के लिए। तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, राइट? श्याम यही प्रूव करेगा ना, देखो कि भाई राम का मुझ पे ऐसा इफेक्ट था कि उस समय वो मुझे इन्फ्लुएंस कर पा रहा था और राम ने इस जो पावर को यूज किया है मेरा फायदा उठाने के लिए। इन दैट केस आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, सी बोथ ए एंड बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, आप लोग क्या क्वेश्चन करते हैं, एक बात नोटिस कर रहे हो कि क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल सीधे नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्रेम करके पूछा गया है। तो बेसिकली जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए, दैट शुड बी गुड। चीजों को समझा होगा तभी आप आंसर कर पाओगे, रट के जाओगे तो आंसर नहीं कर पाओगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अपनी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, वेरी गुड। लेकिन अगर आप चाहते हो ई स्कॉलर्स से कोर्सेज लेना, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के कोर्सेज लेना, तो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो फॉर सीएमए फाउंडेशन एंड आप अपने आप को एनरोल करा सकते हो। मेक श्योर आप डेमो लेक्चर्स जरूर देखें, आपको ना सब कुछ मिलने वाला है इन लेक्चर्स में। लेक्चर मिलेंगे, आपको डाउट सपोर्ट मिलेगा, आप लिख के डाउट पूछ सकते हो, बोल के डाउट पूछ सकते हो, आपको टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो बेसिकली आपको सब कुछ मिलने वाला है जिससे आप अपकमिंग अटेम्प्ट में अपना फाउंडेशन क्लियर कर सकते हो। तो अगर किसी भी बच्चे को हमारे कोर्सेज चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगेन आई एम रिपीटिंग, एंड एक नंबर मैं आपको दे रही हूँ, अगर कोई भी इशू है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 8888080402। इसको आप नोट कर लेना, और अगर कोई भी आपको इशू आता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय, बताओ इनमें से कौन सी सिचुएशन से कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे फर्क नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट जैसा था, वैलिड था तो वैलिड ही रहेगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड। तो आंसर है बी, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ। अगर इंडिया के कानून की आपने कोई गलती करी है तो इसकी कोई माफी नहीं है, आपके कॉन्ट्रैक्ट के वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, वैलिड रहेगा। आप ये नहीं कह सकते मुझे नहीं पता था, गलती हो गई, नो। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर आपने गलत कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो भुगतो, राइट? तो अच्छा क्वेश्चन है, आंसर है बी। आप देखोगे आंसर है बी, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अनलॉफुल अग्रीमेंट। अनलॉफुल अग्रीमेंट क्या होते हैं? ऐसा अग्रीमेंट जो इलीगल होते हैं, ऐसे अग्रीमेंट जो इमोरल होते हैं, ऐसे अग्रीमेंट जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होते हैं, बेटा सारे ही ऊपर लिखे वाले अनलॉफुल अग्रीमेंट हैं। ठीक है, ऐसे अग्रीमेंट जो लॉ के अगेंस्ट है। इलीगल तो है ही, इमोरल भी यही होता है, अनलॉफुल होते हैं, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आपके अनलॉफुल होते हैं, राइट? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी की लंबी चौड़ी लिस्ट है। ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जिससे आम जनता को नुकसान हो रहा हो, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन वगैरह, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें आपके, ये सारे अनलॉफुल की कैटेगरी में आते हैं। तो आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। डन बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्शन टू द रूल और एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। अभी क्या लिखा है? अग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैसे तो वॉइड होता है। अगर मैं आपको पैसे देके बोलूं कि आप यहाँ शॉप मत खोलो, दिस अग्रीमेंट इज वॉइड, पर इसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। पार्टनरशिप के केस में एक पार्टनर बोल सकता है दूसरे पार्टनर को कि तुम जा रहे हो पर काम नहीं करोगे इतने टाइम तक इस एरिया में, ठीक है? या फिर अच्छा डिसोल्यूशन हो रहा है, अच्छा हम सब इस एरिया में काम नहीं करेंगे इतने दिन तक, या गुडविल सेल के टाइम पे ऐसे कंडीशन लगाए जा सकते हैं। तो आप बताओ
तो जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं ये सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑलरेडी मेंशन है। पार्टनरशिप एक्ट का हमने रेफरेंस लिया है, पर ये बात लिखी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में है, ठीक है, सेक्शन 27 में। सो आंसर है आपका ए, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली। सेक्शन 27 ही है जो एक्सेप्शंस के बारे में बात करता है। आप देखो आंसर है आपका ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रेड विद एनिमी। अरे एनिमी के साथ ट्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट, एनिमी कौन होता है? एलियन एनिमी। जिस कंट्री के साथ हमारे वॉर डिक्लेयर्ड है वहां के लोग हमारे लिए क्या होते हैं? एलियन एनिमी। सो एलियन एनिमी के साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ट्रेडिंग का वो क्या है? कंप्लीटली अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, इसीलिए अनलॉफुल है, हेंस इसीलिए वॉइड है। राइट? तो बेटा आपको अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट है जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में आता है। राइट? आप देखोगे कि इसका ना 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं हर बार। मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर है अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब आपका कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए हैं। 2 पार्ट होते हैं ना आपके पेपर में, लॉ और कम्युनिकेशन। तो अब कम्युनिकेशन के क्वेश्चन है, इफ अ मैसेज इज शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। अगर मैसेज बिल्कुल शॉर्ट है, टू द पॉइंट बात कह रहा है, तो ऐसे मैसेज को हम क्या कहते हैं? कंसाइज। कंसाइज फॉर्म में गिवन है, शॉर्ट में गिवन है ना, सिंपल है ये तो, नॉर्मल इंग्लिश। तो आंसर है आपका बी, कंसाइज। नेक्स्ट देखेंगे, द वे द इंफॉर्मेशन इज डिस्क्राइब्ड और ट्रांसलेटेड इनटू अ मैसेज एंड पुट इन वर्बल और नॉन वर्बल मीडियम। तो मैसेज को ट्रांसलेट करके मीडियम में डालने को हम क्या कहते हैं? एनकोडिंग। जब वहां पहुंच जाता है रिसीवर के पास, फिर जब वो मैसेज को ट्रांसलेट करता है उसे क्या कहते हैं? डिकोडिंग। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। आंसर आपका सी, एनकोडिंग। ध्यान है ना आपको कम्युनिकेशन का प्रोसेस। सबसे पहले सेंडर होता है, सेंडर मैसेज को एनकोड करता है, फिर मैसेज को सेंड करता है, मैसेज सेंड होता है, फिर सामने वाला उसको डिकोड करता है, और डिकोड करने के बाद मैसेज रिसीवर को मिलता है। राइट? तो मैसेज को ट्रांसलेट करना कि वो मीडियम से जा सके, इसको बोलते हैं एनकोडिंग। तो आंसर है आपका सी। देखेंगे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अफर्मिंग कमेंट्स विद रिगार्ड टू फ्यूचर बिहेवियर। अफर्मिंग कमेंट्स विद रिगार्ड टू फ्यूचर बिहेवियर। अफर्मिंग का मतलब ही होता है पॉजिटिव, अच्छे कमेंट जिसमें आप मतलब ये बता रहे हो कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया है, ठीक है, ऐसे ही अच्छा करते रहो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड। आप सामने वाले को कहते हो आप बहुत अच्छा करोगे, अच्छा करते रहना, आप ऐसा करो ये और अच्छा होगा, तो आप फ्यूचर बिहेवियर के रिगार्डिंग पॉजिटिव कमेंट कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड। क्लियर? चलिए, तो आंसर है पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करेक्टिव कमेंट विद रिगार्ड टू पास्ट बिहेवियर। अगर पहले के बिहेवियर, पास्ट के बिहेवियर के ऊपर आप करेक्टिव कमेंट करते हो तो आप क्या बोलते हो? नेगेटिव फीडबैक। आप बता रहे हो कि क्या कमी थी जिसको आप दूर कर सकते हो। अभी यहाँ पे भी अगेन आंसर गिवन है नेगेटिव फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड बेटा फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर बिहेवियर के लिए होता है, तो मुझे आंसर रॉन्ग लग रहा है। हालांकि यहाँ पे आपका आंसर अगर आप देखोगे बुलेटिन में सी गिवन है, मुझे लगता है इसका आंसर डी होना चाहिए। इट इज नेगेटिव फीडबैक। पास्ट बिहेवियर के लिए नेगेटिव फीडबैक होता है। राइट? चलो, सो आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू मी डी। नेक्स्ट देखेंगे, interpretation and conversion of information communicated in to a intelligible form so that recipient can fully understand the true meaning of the information। अरे अभी बताया ना कि जब रिसिपिएंट यानी कि रिसीवर इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है अपनी इंटेलिजिबल मतलब अपनी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, ताकि वो इंफॉर्मेशन को समझ सके, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिकोडिंग। राइट? तो जब सेंडर ट्रांसलेट करके भेजता है उसे बोलते हैं एनकोडिंग। जब रिसीवर उस इंफॉर्मेशन को अपनी भाषा में अपने तरीके से समझता है, इसको हम कहते हैं डिकोडिंग। तो आंसर है आपका ए, आंसर है डिकोडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख रहे हो कि जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, फटाफट बताएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का? डेवलपिंग एन आइडिया। पहले तो आप सोचोगे ना भेजना क्या है, क्या मैसेज मुझे लिखना है, तो फर्स्ट स्टेप इज डेवलपिंग द आइडिया। राइट? तभी तो उसको ट्रांसलेट करोगे, मीडियम देखोगे, मीडियम से भेजोगे, रिसीवर उसे डिकोड करेगा और पढ़ेगा, तभी तो। ठीक है,
तो डेवलपिंग द आइडिया इज द फर्स्ट स्टेप। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस ई बुलेटिन के। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे मंथ्स की ई बुलेटिन उठानी है और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। एक तरीके से आप देखो तो आपका ये टेस्ट है और इस बुलेटिन में नीचे आंसर्स भी गिवन है, तो आप एक तरीके से टेस्ट की तरह इसको सॉल्व करो और फिर अपने आंसर्स को चेक कर लो। तो प्रिपरेशन के प्रिपरेशन, टेस्ट का टेस्ट। क्लियर? आई होप ये वीडियो बहुत यूजफुल लगी आपको। फटाफट से बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दो और अगर चैनल पर नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो एंड करती हूँ बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।